नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज कोड में। आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे ये पीवाईक्यूज का सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने वेरियस लेक्चर्स को ले रखा है। अभी प्रेजेंट टाइम में तो बेसिकली ज्योग्राफी का चल रहा है, ठीक है। ज्योग्राफी का चल रहा है, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है एंड ये हमारा पार्ट सेकंड होने वाला है। अदर जो लेक्चर्स अपलोड हो रखे हैं उसकी बात करें तो हमने हिस्ट्री का सारे लेक्चर्स को ले रखा है, जैसे एंशियंट हो गया है, मेडिवल हो गया है, मॉडर्न हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलिटी को कंप्लीट कर रखा है हमने। फिर आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में बेसिकली ज्योग्राफी का चल रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखो। बोल रहा है वेरिएशंस इन लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू। बोल रहा है जो डे टाइम और नाइट टाइम में बेसिकली लेंथ में जो उसके चेंजेस देखने को मिलते हैं सीजन टू सीजन, वह क्यों होता है। जैसे होता नहीं है कि अगर आप विंटर में हो तो आपको लगेगा कि जो रात हो रहा है वो काफी बड़ा हो रहा है, रात काफी बड़ा हो रहा है, ठीक है। वहीं जब आप समर में आओगे तो फिर आपको लगेगा कि रात छोटा हो रहा है, दिन काफी बड़ा हो रहा है। समझ रहे हो। तो बोल रहा है ये कि जो लेंथ है बेसिकली डे टाइम में और नाइट टाइम में फ्रॉम सीजन टू सीजन जो चेंजेस होता रहता है उसमें किसकी वजह से होता है। समझ रहे हो। स्टेटमेंट दे रखा है, अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। जो अर्थ रोटेट कर रहा है बेसिकली अपने एक्सिस पे, उसकी वजह से होता है। देखो, इससे डे नाइट होता है, ठीक है। इससे डे नाइट हमें देखने को मिलता है, इसमें वेरिएशन नहीं देखने को मिल रहा है। जो लेंथ है बेसिकली डे नाइट और नाइट टाइम में। समझ रहे हो। तो फर्स्ट हमारा गलत होगा। बोल रहा है दूसरा, अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन इलिप्टिकल मैनर। अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन इलिप्टिकल मैनर। जस्ट वेट अ मिनट। ये सन हो गया, ठीक है। तो अर्थ जो इलिप्टिकल मैनर मतलब इस मैनर में जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, ये सन हो गया अपना, ठीक है। उसकी वजह से हमें डे और नाइट में वेरिएशन देखने को मिलता है। बेसिकली लेंथ ऑफ डे एंड नाइट में वेरिएशन देखने को मिलता है। देखो, अगर ऐसा होता है तो सेम ही होता, ठीक है। अगर इलिप्टिकल मैनर में सन को रिवॉल्व करता तो ऐसा नहीं होता कि डे एंड नाइट में वेरिएशन देखने को मिलता है। यहाँ पे डे एंड नाइट में वो पूछा है, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट में, ठीक है। अगर ऐसा होता तो डे एंड नाइट दोनों सेम होते हैं, ठीक है। अगर 12 घंटे का हो रहा है तो 12 घंटे का रात भी होता। समझ रहे हो। इसके अकॉर्डिंग भी हमारा स्टेटमेंट भी गलत है। सी क्या बोल रहा है, लैटिट्यूडिनल पोजीशन ऑफ प्लेस। ठीक है भाई, इसको भी देखते हैं। दिस इज अर्थ, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ठीक है। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बोल रहा है कि अगर कोई यहाँ पे प्लेस है, उसका जो लैटिट्यूडिनल बेसिकली पोजीशन है उसकी वजह से हमें अम, जो लेंथ है बेसिकली डे टाइम और नाइट टाइम का, उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है सीजन टू सीजन। ये भी हमारा गलत ही होगा, क्योंकि लैटिट्यूडिनल पोजीशन की वजह से हमें चेंजेस नहीं ना देखने को मिलते हैं। कुछ तो एक्टिविटीज होनी चाहिए। अब डी वाला देखो, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस। टिल्टेड, हमें पता है कि अर्थ कितना टिल्टेड है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है, ठीक है। 23.5 डिग्री अर्थ टिल्टेड है, जिसकी वजह से जो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, जो लेंथ है बेसिकली डे टाइम और नाइट टाइम में सीजन टू सीजन, उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। आया समझ में। अर्थ हमारा टिल्टेड है ना, अर्थ हमारा टिल्टेड है। अर्थ हमारा टिल्टेड है। इक्वेटर हो गया, टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। तो जो सन है, अगर हम विंटर सीजन में देखेंगे तो ओवर द हेड होता है किसके, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, और जो इक्वेटर है उसके बीच में हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। और वहीं अगर समर की बात करें तो जो सोलर इंसोलेशन होता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है ज्यादा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और इक्वेटर के बीच में, ठीक है। वो जनरली सन किसके किसके बीच में मूव करता है, कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में मूव करता है ना। बट अगर समर की बात करें तो यहाँ पे इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा इंसोलेशन होता है, और अगर विंटर की बात विंटर की बात करें तो ज्यादातर हमें इंसोलेशन इधर देखने को मिलता है कैप्रिकॉर्न की तरफ, ठीक है। तो इसी वजह से हमें कहीं ना कहीं डे और नाइट में चेंजेस देखने को मिलते हैं। डे टाइम और नाइट टाइम में जो बेसिकली उसका लेंथ है सीजन टू सीजन, वो हमें उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा डी विल बी द राइट आंसर। देखो, डी करेक्ट है। वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस, ठीक है। जो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ टिल्टेड एक्सिस पे, उसकी वजह से हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद बोला है मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट।
समझ रहे हो? ये मूवमेंट करता है अर्थ, जो सन का मूवमेंट करता है बेसिकली उसका पाथ फिक्स्ड है और ऑर्बिट भी फिक्स्ड है, ठीक है? देखिए तो इट टेक्स 365 1/4 डेज 1 ईयर बेसिकली टू रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है? इतना टाइम लेता है। As a result, the Earth revolution, you can observe that there are days and night as well as seasonal fluctuations. जिसका रिजल्ट होता है कि आपको ये सारी चीजें एक्टिविटीज बेसिकली देखने को मिलती है, जो डे डे टाइम है नाइट टाइम है, लेंथ में उसके वेरिएशन देखने को मिलता है सीजन टू सीजन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। बोल रहा है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का बेसिकली हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है, ठीक है? और वो यहाँ पे बोला है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। हमें हमें करेक्ट आंसर को बताना है इसमें से। ये ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्री विद क्राउन फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस कैनोपी। बोल रहा है यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं बेसिकली वह काफी टॉल होते हैं, ठीक है? और जो क्राउन्स होते हैं, जैसे कैनोपीज होते हैं बेसिकली, जैसे एक कैनोपीज होते हैं, एक क्लोजली सेट होते हैं, ठीक है? इतना क्लोजली सेट होते हैं कि इवन सन रेज कैन नॉट पेनिट्रेट दैट। समझ रहे हो? सन का रेज उसे पेनिट्रेट कर ही नहीं पाता है, जो इसका बेसिकली लोअर लेवल नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे सन का रेज पेनिट्रेट होता ही नहीं है, इतने डेंस होते हैं वहाँ के कैनोपीज। कैनोपीज ही होता है जो अपर लेयर क्राउन फॉर्मिंग जो बेसिकली स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ठीक है? इतना डेंस होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट तो सही है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का। फिर उसके बाद क्या होता है? को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज। को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, ये भी हमारा सही है। काफी वैरायटीज देखने को मिलती है स्पीसीज की अगर हम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की बात करें तो, ठीक है? क्योंकि इन्वायरमेंट फेवरेबल होता है ना, इन्वायरमेंट फेवरेबल होता है जिसकी वजह से हमें लार्ज नंबर ऑफ वैरायटीज स्पीसीज की देखने को मिलती है। को एग्जिस्ट करते हैं बेसिकली, साथ साथ रहते हैं, ठीक है? एंड द थर्ड वन इज दैट प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वैरायटीज ऑफ इपिपाइटीज। इपिपाइटीज क्या होता है? देखो इपिपाइटीज मतलब वह प्लांट होते हैं बेसिकली जो ग्रो करते हैं अनदर प्लांट पे, ठीक है? वह प्लांट होते हैं जो ग्रो करते हैं अनदर प्लांट में। देखो ये पैरासाइटिक प्लांट्स नहीं होते, पैरासाइटिक प्लांट्स नहीं होते हैं बेसिकली। पैरासाइटिक प्लांट में क्या होता है बेसिकली, वो डिपेंडेंट होते हैं अदर प्लांट पे, ये डिपेंडेंट नहीं होते हैं अपने फूड के लिए। समझ रहे हो? पैरासाइट प्लांट में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, बट एपिफाइटीज क्या होते हैं, ये उस पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है? ये कहाँ से अपना मॉइस्चर वगैरह कलेक्ट करते हैं? एयर से, रेन से, और हमें कभी कभी डेबरीज जो एक्यूमुलेट होता है अराउंड इट, उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है बेसिकली, ठीक है? तो ये अभी हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वैरायटीज ऑफ एपिफाइटीज भी हमें इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में देखने को मिलती है, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डी विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हो ये इपिपाइटीज है बेसिकली। देखो आप यहाँ पे इस ट्री को देखोगे अलग शेप में, यहाँ पे ये जो ग्रो हुआ है ना, ये बेसिकली इपिपाइटीज है। कुछ फीचर्स की बात करें तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में इमर्जेंट लेयर्स होते हैं बेसिकली, कैनोपीज। कैनोपीज इतना डेंस होते हैं कि इवन सन रेज कैन नॉट पेनिट्रेट दैट, ठीक है? सन की रेज भी उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। तो ये हमारा बेसिकली फीचर हो गया इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आंसर देख सकते हो आप, आंसर डी सही है, ठीक है? स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है फर्स्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अपीयर्स फ्रॉम द अबव एज a dense canopy of greenery only disturbed by huge rivers and area cleared for farming, ठीक है? अगर यह कैनोपीज वगैरह को डिस्टर्ब किया, मतलब अगर देखें तो डिस्टर्ब किसके द्वारा हुआ रहता है? रिवर्स के द्वारा। अगर रिवर्स है बेसिकली तब आपको ट्रीज वगैरह उसके अराउंड में देखने को मिलेंगे, बट रिवर रहेगा तो बीच में खाली रहेगा ना, तो ये बता रहा है। और फिर एरिया क्लियर्ड फॉर फार्मिंग, जो सेफ्टी कल्टिवेशन होता नहीं है, सेफ्टी कल्टीवेशन होता है, मतलब इसको पेड़ को काटते हैं फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, फिर उसके बाद 4-5 साल बाद दूसरी जगह को पेड़ को काटते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, क्योंकि यहाँ के न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी खत्म हो गई रहती है। तो बेसिकली बोल रहा है कि जो जो डेंस कैनोपी ऑफ ग्रीनरी देखने को मिलता है बेसिकली, वह डिस्टर्ब होता है ह्यूज रिवर और जो फार्मिंग होता है। अगर आप देखना चाहते हो तो अमेजोन फॉरेस्ट को आप देख सकते हो, ठीक है? अमेजोन रिवर की वजह से वहाँ पे डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है उसके उसमें। फिर सेकंड क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा था हाइयर टेम्परेचर इन द ट्रॉपिक्स कॉज हाइयर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। हाइयर टेम्परेचर होता है ट्रॉपिक्स में, हमें पता है सोलर इंसोलेशन थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे पड़ता है, उसकी वजह से क्या होता है? हाइयर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है। इकोलॉजिकल डायनेमिक्स एंड इको इवोल्यूशनरी प्रोसेस विच जनरेट
and maintain higher biodiversity which result in coexistence of large number of species। ठीक है, को इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस की वजह से हमें कहीं ना कहीं हायर बायोडाइवर्सिटीज वगैरह देखने को मिलती है। स्टेटमेंट थर्ड हमारा करेक्ट था क्योंकि ऑल प्लांट्स स्ट्राइप्ड अपवर्ड फॉर सनसाइन। ठीक है, इतना डेंस होता है कैनोपी, जो स्मॉल प्लांट्स है बेसिकली वो सनलाइट का उसको जो नीड होती है फूड को क्रिएट बनाने के लिए वो उसको नहीं पा पाते हैं, तो उसके लिए वो दूसरे ट्रीज का सहारा लेते हैं ताकि अपर लेयर तक पहुंचे और सनसाइन का पूरा बेटर यूटिलाइजेशन किया जाए। ठीक है, न्यूमरस एवरग्रीन ट्रीज दैट प्रोड्यूस ट्रॉपिकल हार्डवुड लाइक मगोनी, इवोनी, डाइवुड हो गया एक्सेट्रा मेक ऑफ द इक्वेटोरियल वेजिटेशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट इज हाई एज कंपेयर टू कोस्टल एरिया, व्हाट इज आर द रीजन्स। बोला जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बेसिकली हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ देखने को मिलता है वह हाई होता है एज कम्पेयर टू अगर कोस्टल एरिया की बात करें तो। जी हाँ, ऐसा भी सही है क्योंकि अगर हम मुंबई में देखें तो वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा फेवरेबल होता है। ठीक है, हमेशा फेवरेबल होता है क्योंकि कोस्टल रीजन पे है। अगर वहीं पे दिल्ली में देखोगे तो इसके कंपेरिजन में हमें हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो पूछ रहा है क्यों ऐसा होता है। ठीक है, स्टेटमेंट दे रखा है, पहला बोल रहा है थर्मल डिफरेंसेस बिटवीन लैंड एंड वाटर। देखो सोलर इंसोलेशन दोनों पे ज्यादा हो रहा है, अर्थ पे भी, आई मीन जो लैंड एरिया है वहाँ पे भी और वाटर में भी, लेकिन अर्थ जल्दी हीट अप हो जाता है और जल्दी से कूल डाउन हो जाता है। ठीक है, बट यहीं ओशियन की बात करें तो जल्दी हीट नहीं होता है, धीरे धीरे हीट होगा, धीरे धीरे कूल डाउन होगा। तो थर्मल डिफरेंसेस बिटवीन लैंड एंड वाटर हम बोल सकते हैं हमारा एक करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद सेकंड क्या बोल रहा है, वेरिएशन इन एल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, वेरिएशन इन एल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, नहीं ये गलत होगा। एटीट्यूड की अगर बात करें तो बहुत सारे इंटीरियर में ऐसे हाई लैंड होंगे जहाँ पे टेम्परेचर जैसे जैसे आप देखोगे, हिमालय ले लो, हिमालय में आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे वहाँ पे और आपको टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी ना। वर्जेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड इन इंटीरियर, ऐसा नहीं है भाई, स्ट्रॉन्ग विंड तो ओशियन पे भी प्रेजेंट होते हैं, समझ रहे हो। वर्जेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड गलत होगा। हैवी रेनफॉल इन इंटीरियर एज कम्पेयर टू कोस्टल एरियाज, देखो कोस्टल एरियाज में हैवी रेनफॉल होते हैं ना क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर डायरेक्ट उठाएगा, मानसून की ले लो, मॉइस्चर उठा के पहले तो यहाँ पे केरल में खूब बारिश होगा, फिर इधर बारिश होगा, फिर उसके बाद मानसीराम यहाँ से बे ऑफ बंगाल से होता है वो ऊपर जाता है तो इधर बारिश होता है जहाँ पे बेसिकली एलिवेटेड लैंड होता है, जैसे हिमालय से टकरा के वहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन करके बारिश होता है, समझ रहे हो आप। तो कोस्टल एरियाज में हमें ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है, तो बेसिकली ये भी हमारा गलत हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा करेक्ट है क्योंकि वन मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड ओशियन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड ओशियन की वजह से जो टेम्परेचर है अर्थ का उसे अफेक्ट होता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम कॉन्टिनेंट इज ग्रेटर देन from the ocean because there is more land in northern hemisphere and more water in southern hemisphere because the specific heat of land and water different greatly। ठीक है, वही मैं बताया ना कि कैसे जो ओशियन होता है जल्दी हीट अप नहीं होता है, वहीं हम लैंड की बात करें तो जल्दी हीट होके जल्दी कूल डाउन हो जाता है। फिर स्टेटमेंट सेकंड हमारा करेक्ट इनकरेक्ट है क्योंकि द वेरिएशन इन एल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशियन इज नॉट वैलिड रीजन फॉर हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट एज कम्पेयर टू कोस्टल एरियाज। ठीक है, यह वैलिड रीजन को शो नहीं करता। थर्ड भी हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि एनुअल प्रेसिपिटेशन इज यूजुअली लो इन इंटीरियर एज वेल एज द प्रेजेंस ऑफ वीक विंड इन द इंटीरियर। ठीक है, एनुअल अगर हम देखें रेंज ऑफ प्रेसिपिटेशन जो रेनफॉल होता है बेसिकली हमें इंटीरियर में कम देखने को मिलता है कंपेयर टू कोस्टल एरियाज, क्योंकि कोस्टल एरियाज बेसिकली वाटर के उसमें होते हैं तो यहाँ पे मॉइस्चर डायरेक्ट उठाता है और यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल हमें देखने को मिलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 4 हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि बोल रहा है जो इंटीरियर है बेसिकली सेंट्रल एशिया का रिसीव वेरी पुअर रेनफॉल ड्यू टू डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ये भी बात सही है कि अगर आप जितना भी ओशियन से या फिर कोस्टल एरिया से दूर जाओगे ना, इंटीरियर की तरफ जाओगे, उतना रेनफॉल आपको कम होता हुआ दिखेगा। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जिसमें हमने देखा था कोलकाता में ज़्यादा बारिश था, फिर उसके बाद पटना में कम हुआ, दिल्ली में कम हुआ, समझ रहे हो। ऐसे ऐसे डिक्रीज होता जाता है कोस्टल एरिया से। आप देखो ना, बे ऑफ बंगाल से जितना दूर जाएगा उतना आपको कम बारिश देखने को मिलेगी, तो बेसिकली उसी की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कैंटी एंड पुअर यूज्ड टू बी नोमैडिक हर्डर्स। क्लाइमेट एक्सट्रीम, हमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है, रेनफॉल देखे तो स्कैंटी है, मतलब काफ़ी कम रेनफॉल हो रहा है, और पीपल जनरली क्या यूज़ करते हैं, यूज टू बी नोमैडिक हर्डर। तो यह देखो यह सेंट्रल एशियन स्टेपीज को शो करता है। ठीक है, सेंट्रल एशियन स्टेपीज को बोला है अबव द स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द फॉलोइंग रीजन, सेंट्रल एशियन स्टेपी को कहीं ना कहीं शो करता है। देखो
दिस रीजन। यहाँ पे देखो ओशियन से कितना दूर है, यहाँ पे समझ रहे हो, मॉइस्चर मतलब बेसिकली यहाँ पे रेनफॉल कम होता है, ठीक है। स्टेपी क्लाइमेट और टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट और टेम्परेट ग्रासलैंड क्लाइमेट, तीनों नाम से इसे जानते हैं। क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है, टेम्परेचर वेरी ग्रेटली बिटवीन समर एंड विंटर, और टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है कि समर एंड विंटर में काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर विंटर की बात करें तो काफी ज्यादा कोल्ड हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली साइबेरियन साइबेरियन जो कोल्ड बेसिकली एयर होता है उसके कांटेक्ट में आ जाता है ना, यहाँ से फ्लो होता है साइबेरिया से जो एयर होता है। हमारे इंडिया में इसलिए नहीं पहुंच पाता है क्योंकि जो हिमालयन रीजन है एक बैरियर क्रिएट कर देता है ना, इसी वजह से हमें बेसिकली इंडिया में ज़्यादातर तो नहीं देखने को मिलता है। बट जो सेंट्रल एशिया है वहाँ पे कोई बैरियर ऐसा नहीं है जिसकी वजह से डायरेक्टली इसके इन्फ्लुएंस में होता है। प्रेसिपिटेशन एवरेज रेनफॉल अबाउट 45 सेंटीमीटर का देखने को मिलता है। लोकेशन टू लोकेशन वेरीज करता है, 25 टू 75 सेंटीमीटर के बीच में वेरी करता है, ठीक है। हाईएस्ट रेनफॉल हमें जून और जुलाई में देखने को मिलता है। नोमैडिक हर्डिंग इन एशियन स्टेपीज देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म द थंडर इन द स्काई इज प्रोड्यूस बाय, जो थंडर होता है बेसिकली स्काई में किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। स्टेटमेंट दे रखा है, हमें करेक्ट बताना है। मीटिंग ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इन द स्काई, जो क्यूमुलोनिम्बस बेसिकली क्लाउड्स होते हैं वह जब मीट करते हैं तो तब थंडर प्रोड्यूस होता है। मीटिंग ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इन स्काई, देखो यह गलत होगा हमारा, ठीक है, यह हमारा गलत होगा, क्योंकि जो थंडर होता है ना बेसिकली वह लाइटनिंग डिस्चार्ज की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, लाइटनिंग डिस्चार्ज की वजह से, ना कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो मीट करते हैं उसकी वजह से। तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। सेकंड क्या बोला, लाइटनिंग दैट सेपरेट द निम्बस क्लाउड, लाइटनिंग दैट सेपरेट्स द निम्बस क्लाउड, देखो जो ये थंडर स्टॉर्म होता है ना बेसिकली निम्बस क्यूमुलो निम्बस क्लाउड से रिलेटेड है, ठीक है, निम्बस क्लाउड से नहीं है, ठीक है। निम्बस क्लाउड से थंडर स्टॉर्म बेसिकली एसोसिएटेड नहीं है, समझ रहे हो, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड से एसोसिएटेड है। तो दूसरा हमारा गलत हो गया, ठीक है। थर्ड क्या बोला, वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल्स, वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल्स, वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट, ये भी हमारा गलत ही होगा, ठीक है, क्योंकि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों का इसमें वो होता है, ठीक है, पर्टिकुलरली अपवर्ड बस नहीं होगा। तो डी विल बी द राइट आंसर, यहाँ पे कोई भी हमारा सही नहीं है, ठीक है। देखो फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि थंडर इज अ साउंड कॉज्ड बाय लाइटनिंग डिस्चार्ज, किसकी वजह से होता है, लाइटनिंग डिस्चार्ज की वजह से होता है। जब लाइटनिंग हमें देखने को मिलते हैं क्या करता है, एरिया को नियर बाय एरियाज को कहीं ना कहीं हीट अप कर देता है, ठीक, हीट्स द एयर इन इट्स पाथ, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, लार्ज प्रेशर क्रिएट होता है एयर का विद इन इट्स चैनल, एक एक लार्ज ओवर प्रेशर क्रिएट होता है किसका, विद इन इट्स चैनल, जैसे जैसे मतलब बेसिकली जहां जहां लाइटनिंग का वो होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, चैनल एक्सपेंड करता है सुपरसोनिकली, अगर वहां का जो सराउंडिंग एरिया एयर है बेसिकली उसमें देखे तो, जिसकी वजह से एक शॉक वेव वो होता है और क्रिएट करता है एन आउस्टिंग सिग्नल दैट हर्ट एज ए थंडर, ठीक है। शॉक वेव को प्रोड्यूस करता है और क्रिएट करता है एक आउस्टिंग सिग्नल, आप देखते हो ना लाइटनिंग वगैरह जब होता है बेसिकली, स्पेशली जब बारिश वगैरह होती है, तो बेसिकली उसी की बात कर रहा है कि कैसे थंडर प्रोड्यूस होता है। सेकेंड वाला हमारा इनकरेक्ट था, क्योंकि जो थंडर स्टॉर्म है बेसिकली एसोसिएटेड होता है किससे, कोलिनिम्बस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से, निम्बस क्लाउड से एसोसिएटेड नहीं होता है, ठीक है। थर्ड वाला हमारा इनकरेक्ट था, क्योंकि अप ड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट डिटरमाइन द पाथ ऑफ थंडर स्टॉर्म, ठीक है, यहाँ पे बस अपवर्ड बोला था और वो भी एयर एंड वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से, तो ये भी हमारा इसलिए गलत हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेटेराइट सॉइल ऑफ इंडिया आर करेक्ट, जो लेटेराइट सॉइल इंडिया में बेसिकली प्रेजेंट है उसके रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट दे रखा है और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है, कौन सा करेक्ट है। बोला दे आर जनरली रेड इन कलर, जो लेटेराइट सॉइल है बेसिकली वह रेड कलर में देखने को मिलता है, जी हाँ ये सही हमारा। फिर उसके बाद सेकंड बोल रहा है दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटास, दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटास, देखो नाइट्रोजन एंड पोटास में ये पुअर होते हैं, ठीक है, या पुअर होते हैं, रिच नहीं होते हैं। या रिच किस में देखने को मिलते हैं, या रिच होते हैं बॉक्साइड में और फेरस ऑक्साइड में, इसमें बॉक्साइड, बॉक्साइट हो गया और भी
फेरिक ऑक्साइड हो गया बेसिकली, इसमें हमें रिच देखने को मिलते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन एंड जो पोटास की क्वांटिटी होती है वह पुअर होती है, ठीक है। एंड थर्ड वन, दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी। बोल रहा है जो राजस्थान और यूपी वाला एरिया है बेसिकली, वहाँ पे हमें वेल डेवलप्ड देखने को मिलते हैं। नहीं, ये गलत होगा, ठीक है। वहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं, ये जनरली हमें कर्नाटका वाले रीजन में हो गया, केरल वाले हो गया, तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और कुछ हिली एरियाज उड़ीसा और आसाम वगैरह के देखने को मिलते हैं, ठीक है। टेपियोका एंड काजू नट ग्रो वेल इन दिस सॉइल। टेपियोका एंड जो काजू नट है बेसिकली अगर देखें तो इसमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं, होते हैं मतलब यहाँ पे ग्रो होते हैं इस सॉइल में, अगर लेटेराइट सॉइल की बात करें तो। जी हमारा ये सही है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ हमारा सही है, सी विल बी द राइट आंसर। देखो लेटेराइट सॉइल क्या होते हैं, रेडिश होते हैं बेसिकली, ब्राउन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। काफी ज्यादा आयरन ऑक्साइड इसमें प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमें रेडिश या फिर ब्राउनिश देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा इनकरेक्ट था, क्योंकि लेटेराइट सॉइल रिच होते हैं बॉक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड में। पुअर किस में होते हैं, लाइम में होते हैं, मैग्नीशिया होता है, पोटास होता है, नाइट्रोजन होता है, इस सब में हमें पुअर देखने को मिलते हैं। स्टेटमेंट थर्ड हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि जो लेटेराइट सॉइल होते हैं कॉमनली फाउंड इन कर्नाटका। कहाँ देखने को मिलते हैं, कर्नाटका में देखने को मिलते हैं, केरला में देखने को मिलते हैं, तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, और कुछ हिली एरियाज में किसके, उड़ीसा और असम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। फोर्थ हमारा करेक्ट था, क्योंकि ये सूटेबल होता है फॉर वेरियस क्राफ्ट्स, जैसे हो गया ग्राउंड नट हो गया, काजू नट हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, चिनकोना हो गया, अरेका नट हो गया, टोपिका हो गया, ठीक है, टेपियोका हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, हमें कंसीडर करना है, स्टेटमेंट दे रखा है और बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। बोल रहा है जो नेचुरल गैस है ना बेसिकली, वह अक्कर होता है गोंडवाना बेड में। गोंडवाना बेड में हमें नेचुरल गैस देखने को मिलता है। सेकंड बोल रहा है माइका अकर्स इन अबंडेंस इन कोडरमा। माइका हमें कोडरमा में देखने को मिलता है। धारवाड़ आर फेमस फॉर पेट्रोलियम। जो धारवाड़ रीजन है बेसिकली वह फेमस है किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए। देखो सेकेंड वाला बस सही है। जो नेचुरल गैस है ना वह गोंडवाना में अकर नहीं होता, बेसिकली हमें कोल के लिए देखने को मिलता है। 98% कोल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कितना, 98% कोल हमें देखने को मिलता है गोंडवाना पेट में। और धारवाड़ किसके लिए फेमस है, हाई ग्रेडेड बेसिकली आयरन ओर। आयरन हो गया, फिर उसके बाद मैग्नीज हो गया, फिर कॉपर हो गया, ठीक है। धारवाड़ में हमें ये सारे जो बेसिकली तत्व हैं उसकी क्वांटिटी ज्यादा देखने को मिलती है, पेट्रोलियम नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। हमारा माइका वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखो पहला हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि जो गोंडवाना रॉक्स है बेसिकली वहां पे हमें 98% इंडियाज गोल्ड रिजर्व देखने को मिलता है, ठीक है। कोडरमा इज वेल नोन प्लेस फॉर माइका। माइका कोडरमा के लिए फेमस है। कहाँ पे है, झारखंड में है, ठीक है। झारखंड में बेसिकली हमें कोडरमा देखने को मिलता है। और किसके लिए फेमस है, माइका के लिए, ठीक है। धारवाड़ सिस्टम इज इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक बिकॉज दे पोजेस वैल्यूएबल मिनरल्स, क्या क्या, हाई ग्रेडेड आयरन ओर हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, अदर बेसिकली मिनरल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे पेट्रोलियम नहीं देखने को मिलता, ठीक है, पेट्रोलियम नहीं देखने को मिलता, इसलिए हमारा स्टेटमेंट थर्ड इनकरेक्ट था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि विच, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, which of the above are responsible for bringing dynamic changes on the surface of earth। इनमें से किसकी वजह से डायनामिक चेंजेस हमें बेसिकली अर्थ पे देखने को मिलते हैं, हमें वो बताना है, ठीक है। फर्स्ट बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से डायनामिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, देखते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, प्लेट मूवमेंट, रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। बेसिकली अगर देखें तो हमें छह रीजन की वजह से कहीं ना कहीं डायनेमिक चेंजेस अर्थ पे देखने को मिलते हैं एट सम एक्सटेंट, ठीक है। तो इसके वजह से हमारा डी विल बी द राइट आंसर। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप इसको पढ़ लेना, काफी बड़ा है बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, जो कंट्योर बंडिंग है इज अ मेथड फॉर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज्ड इन। जो कंट्योर बंडिंग है बेसिकली एक मेथड है किसका, सॉइल कंजर्वेशन का। हाँ, वह कहाँ यूज होता है ये हमें बताना है। डेजर्ट मार्जिन, जहाँ पे डेजर्ट मार्जिन होता है, जहाँ पे एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज होते हैं बेसिकली उसके मार्जिन पे यूज किया जाता है, जहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन देखने को मिलते हैं, गलत है। लो फ्लैट प्लेन क्लोज टू स्ट्रीम कोर्स लाइबल टू फ्लडिंग।
जो लो फ्लैट प्लेन्स होते हैं, हाँ, स्ट्रीम कोर्स जो होता है बेसिकली उसके क्लोज में होते हैं, जिसकी वजह से हमें जनरली फ्लड वगैरह देखने को मिलते हैं वहाँ के नियर बाई एरियाज में। नहीं, ये भी हमारा गलत है। स्क्रब लैंड लायबल टू स्प्रेड वीट ग्रोथ। जो स्क्रब लैंड होते हैं बेसिकली जहाँ पे वीट ग्रोथ ज़्यादा सिग्निफिकेंट लेवल पे होता है, वहाँ पे हमें देखने को नहीं, गलत है भी। नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि हमें ये हिली एरियाज में देखने को मिलते हैं। कहाँ पे देखने को मिलते हैं? हिली एरियाज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखो, डी विल बी द करेक्ट आंसर। कंट्योर बंडिंग इज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज इन टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग यूज होता है। देखो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे कंट्योर बंडिंग है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है, खेती किया जाता है। टेरेस एंड कंट्योर बंडिंग विच डिवाइड्स द हिल स्लोप इनटू न्यूमरस स्मॉल स्लोप्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमरस स्मॉल स्लोप्स में डिवाइडेड। चेक द फ्लो ऑफ वाटर, प्रमोट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल एंड सेव सॉइल फ्रॉम इरोजन, ठीक है। ये प्रमोट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल, और इसी वजह से कहीं ना कहीं सॉइल, अब देखो यहाँ पे ऐसे स्पेशली अगर वाटर आ जाए तो इसको इरोड कर ले जाएगा ना, तो बेसिकली इसीलिए ये प्रोटेक्टेड है, मतलब इसको बनाया गया है, कंट्योर बंडिंग किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एड नाइट्रोजन टू द सॉइल। इनमें से कौन सा एक्टिविटीज की वजह से नाइट्रोजन सॉइल में ऐड होता है, हमें उसको बताना है और करेक्ट आंसर बताना है। बोल रहा है एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल्स, जो यूरिनेशन वगैरह एनिमल्स के द्वारा बेसिकली किया जाता है, उसकी वजह से नाइट्रोजन सॉइल में ऐड होता है। जी हाँ, ये हमारा सही है। फिर उसके बाद बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन। अगर कोल को बर्न किया जा रहा है तो एयर में जाएगा ना नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अगर आ भी उससे निकल भी रहे हैं तो एयर में जाएगा ना, सॉइल में कहाँ जाएगा? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी विल रॉन्ग, दूसरा गलत होगा। थर्ड क्या बोला? डेथ ऑफ वेजिटेशन। जो वेजिटेशंस होते हैं बेसिकली उसके उसका जब डेथ होता है तो उसकी वजह से नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स होता है, मतलब एड ऑन होता है। जी हाँ, हमारे भी सही है। तो सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देखो, फर्स्ट एंड थर्ड हमारा करेक्ट है। एनिमल वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिन, एसिड और डेथ ऑफ वेजिटेशन एड नाइट्रोजन टू द इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स डायरेक्टली टू द सॉइल, ठीक है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं नाइट्रोजन बेसिकली सॉइल में एड ऑन होता है। किस फॉर्म में होता है? नाइट्रेट्स के फॉर्म में होता है। दूसरा हमारा गलत था, क्योंकि बर्निंग ऑफ कोल रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, एयर पॉल्यूटेंट्स है, ठीक है। एयर पॉल्यूटेंट्स सॉइल में एड ऑन नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज कोल। इनमें से किस कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है इंडियन कोल जो है बेसिकली? हाई एस कंटेंट। जी हाँ, हाई एस कंटेंट होता है बेसिकली, इसी वजह से हम बहुत सारे जो प्रोडक्शन है बेसिकली स्टील वगैरह का, उसके लिए हम कोल को इंपोर्ट करते हैं बाहर के देशों से, ठीक है। लो सल्फर कंटेंट, ये भी सही है। हमारे जो कोल्स हैं बेसिकली इंडियन जो कोल्स हैं उसमें सल्फर का कंटेंट काफी लो देखा गया है, ठीक है, काफी लो होते हैं। लो एज फ्यूजन टेम्परेचर, ये भाई हाई होता है, ठीक है। हाई एज फ्यूजन टेम्परेचर होगा, लगभग हमें कितना देखने को मिलता है? 1500 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है, समझ रहे हो? तो सी विल विद रॉन्ग आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ए सही होगा, ए पहला दूसरा। देखो, इंडियन कोल मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय हाई एज कंटेंट एंड लो सल्फर कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे इंडियन कोल हैज हाई एज फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस, हाई एज फ्यूजन टेम्परेचर, ठीक है। In India, bituminous coal account for over 80% of non-cooking quality coal. बिटमस कोल हमारे यहाँ ज्यादातर देखने को मिलता है और यह अकाउंट करता है मोर देन 80%, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है डायरेक्टली खरीफ क्रॉप कौन सा है? वीट को काट दो, वीट राबी क्रॉप होता है, ऐसे अब जनरली पता ही होता है वीट रॉबी क्रॉप होता है। हाँ, राइस सही है, खरीफ क्रॉप है, ग्राउंड नट सही है, कॉटन सही है, ठीक है। इन सबको सनलाइट की जरूरत होती है बेसिकली सिग्निफिकेंट लेवल पे, ठीक है। तो सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अबाउट खरीफ क्रॉप कब उसको बोया जाता है? जून जुलाई में बोया जाता है। कटाई कब होता है? सितंबर अक्टूबर में इसको कटाई होती है, ठीक है। देखिए तो राइस राइस हो गया, मेज हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गया, तूर हो गया, उड़द हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, ये सब खरीफ क्रॉप में आते हैं, ठीक। राइस का टेम्परेचर 22 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है, रेनफॉल 300 से 500 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉटन में देखने को मिलता है टेम्परेचर 21 से 30 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर। ग्राउंड नट टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 40 से 125 सेंटीमीटर तक।
रॉबी क्रॉप में अक्टूबर से दिसंबर मंथ में बेसिकली बुआई होता हुआ दिखता है, ठीक है। हार्वेस्ट कब किया जाता है? अप्रैल जून में। वीट हो गया, बार्ले हो गया, पीज हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सब रॉबी क्रॉप में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया? इनमें से कौन सा इंडस्ट्री है बेसिकली मैक्सिमम कंज्यूम करता है किसको? वाटर को। तो इसमें हमारा थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं बेसिकली, वो मैक्सिमम वाटर को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट। इंजीनियरिंग इतना कंज्यूम करता है, पेपर एंड पल्प इतना करता है, ये थर्मल पावर प्लांट्स की देखो तो इतना करता है, लगभग 35,000 मैट्रिक मिलियन क्यूबिक मीटर एनुअली इतना कंज्यूम करता है। काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे कर रहा है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। पेयर्स दे रखे हैं, हमें बताना इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। बोला है लिम्बू, लिम्बू ट्राइब हमें सिक्किम में देखने को मिलता है, जी हाँ, लिम्बू ट्राइब हमें सिक्किम में देखने को मिलते हैं। करबी गलत है हमारा, करबी एंगलोंग आपने सुना होगा, ये हमें जनरली कहाँ देखने को मिलते हैं? आसाम में, ठीक है, आसाम में। तो इसी वजह से हमारा दूसरा गलत हो गया। डोगरिया कोंड उड़ीसा में, जी हाँ, डोगरिया कोंड हमें उड़ीसा में देखने को मिलते हैं, ये ट्राइब हमें बेसिकली वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। चौथा है बोंडा। बोंडा ट्राइब कहाँ पे देखने को मिलता है? बताओ कहाँ देखने को मिलता है? उड़ीसा में, ठीक है। तमिलनाडु नहीं होगा, उड़ीसा में बोंडा ट्राइब हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होगा? ए वाला, ठीक है। फर्स्ट करेक्ट है। तमांग हो गया, लिम्बू हो गया, भूतिया हो गया, खास हो गया, लेपचास हो गया, ये हमें ट्राइब देखने को मिलते हैं सिक्किम में। करबी इज अ ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम करबी एंगलोंग, कहाँ से? आसाम से, ठीक है। डोंगरिया ट्राइबल कम्युनिटी उड़ीसा में देखने को मिलता है। बोंडा इज द मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स इन उड़ीसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? नर्मदा रिवर फ्लो टू द वेस्ट while the most of the other peninsular river flow to the east. Why? नर्मदा रिवर जो है बेसिकली हमें वेस्टर्न की तरफ फ्लो होती हुई दिखती है, और वहीं पे अगर हम अदर जो पेनिसुलर रिवर्स है बेसिकली उसको देखें तो हमें ईस्टर्न साइड में देखने को मिलती है। क्या रीजन है? फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है, इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली। जी हाँ, यह ऑक्यूपाई करता है एक लीनियर रिफ्ट वैली, ठीक है। लीनियर रिफ्ट वैली, लीनियर मतलब दर्रा एक तरफ से होता है ना, तो उसके थ्रू रिवर्स फ्लो करती है। तो फर्स्ट वाला तो हमारा सही है। इट फ्लो बिटवीन विंध्याच एंड सतपुरा, क्या यह सही है? देखो, फ्लो तो करता है, नर्मदा इसी के बीच में फ्लो करता है, ये हमें पता है। बट पूछा है नर्मदा रिवर फ्लो टू द वेस्ट व्हाइल द मोस्ट ऑफ द अदर पेनिसुलर रिवर्स फ्लो टू द ईस्ट। व्हाई? वेस्ट की तरफ क्यों फ्लो कर रहा है, इसे हमें बताना है ना कि ये बताना है कि किसके किसमें बीच में आता है ये। समझ रहे हो? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी गलत हो जाएगा, बी सही नहीं होगा, क्योंकि ये उसके लोकेशन की बात कर रहा है, ना कि ये बता रहा है कि ये क्यों वेस्टर्न के साइड में फ्लो करती है। समझ रहे हो? हाँ, तो ऐसे भी कंफ्यूजन हो सकती है, आप एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है। तो इससे आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि हाँ ऐसे स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि बस हाँ ये लोग अरे ये तो मुझे पता है, ये सही होगा, ऐसा नहीं करना है। समझ रहे हो? थर्ड क्या बोल रहा है? द लैंड स्लोप टू द वेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया। जो लैंड का हमें स्लोप देखने को मिलता है वो वेस्टर्न साइड में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से नर्मदा फ्लो होती है वेस्ट में, गलत है। लैंड का स्लोप हमें ईस्टर्न साइड में देखने को मिलता है, तभी तो मोस्ट ऑफ द जो पेनिसुलर रिवर्स होते हैं वो ईस्टर्न साइड में फ्लो होते हैं। समझ रहे हो ना? इसी वजह से फ्लो होते हैं। अब वेस्टर्न घाट एलिवेटेड लैंड है ना, वेस्टर्न घाट अगर देखोगे महाराष्ट्र वगैरह से लेकर है तो एलिवेटेड लैंड है, इसका स्लोप हमें ईस्टर्न साइड में देखने को मिलता है। तो तीसरा भी हमारा गलत होगा, तो ए विल बी द राइट आंसर। देखो नर्मदा रिवर ये विंध्या रेंज हो गया, सतपुरा रेंज हो गया, इसके बीच में फ्लो करती है, ठीक है। बट ये मेन रीजन नहीं है, ये रिफ्ट की वजह से होता है। रिफ्ट वैली है ना ये, इसके लिए रिफ्ट वैली है जिसकी वजह से वेस्टर्न साइड में फ्लो होती है, दिखती है। 16 क्या बोल रहा है? 16 भी सेम। चलो 17 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। बोला नेशनल पार्क दिया हुआ है और रिवर फ्लो थ्रू द पार्क, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। पहला बता रहा है कॉर्बेट नेशनल कॉर्बेट, यहाँ पे टी रहेगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क गंगा, नहीं भाई राम गंगा है, ठीक है। राम गंगा रिवर फ्लो होती है इससे, ना कि गंगा बस। तो पहला हमारा इनकरेक्ट हो गया। काजीरंगा नेशनल पार्क मानस, ब्रह्मपुत्र फ्लो होती है इससे, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क से हमें ब्रह्मपुत्र फ्लो होती हुई दिखती है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कावेरी, देखो यहाँ पे कुंती पूजा रिवर है, कुंती पूजा रिवर, ठीक है।
कावेरी नहीं होगा। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट गलत है। डी विल बी द राइट आंसर। पहला इनकरेक्ट है क्योंकि राम गंगा, सोना नदी हो गया, मंडल हो गया, पलाइन हो गया, कोसी हो गया, मेजर रिवर फ्लो थ्रू द कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क से ये सारी रिवर्स फ्लो होती है, आपको याद रखना इसको, कभी इसकी जगह पे दूसरा पूछ दिया तो। काजीरंगा नेशनल पार्क, ब्रह्मपुत्रा रिवर। और वहीं पे जो हमारा थर्ड वाला क्या था, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, कुंतीपुजा रिवर बेसिकली वहां पे फ्लो होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। पेयर्स दे रखा है, हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, गारो गारो हिल। देखो ये हमने कल ही पढ़ा था, कल मैंने बायोस्फीयर रिजर्व में बेसिकली इसको पढ़ाया था, ये हमारा सही है। गारो हिल्स में देखने को मिलता है नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। लोकतक लेक बरेल रेंज, ये गलत है। नामदफा नेशनल पार्क, डाफला हिल, ये भी हमारा गलत है। आइए एक एक करके लोकेशन को देखते हैं, ठीक है। लोकेशन नहीं मेंशन है, और देखो नॉकरेक बायोस्फीयर लोकेटेड इन गारो हिल्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय, हमें देखने को मिलता है। यूनेस्को लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में 2009 में इसको इंक्लूड किया गया था, ठीक है। दूसरा इनकरेक्ट है, लोकतक लेक इज अ फ्रेश वाटर लेक इन मणिपुर। इट इज वेल नोन फॉर द पुमिडीज दैट फ्लोट अबव इट, ठीक है। पुमिडीज जो बेसिकली फ्लोट होते हैं, फ्लोटिंग एक तरह से जो नेशनल पार्क है ये, ठीक है। ऑन दिस लेक इज अ किबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। थर्ड हमारा गलत था, नामदफा नेशनल पार्क सिचुएटेड बिटवीन डाफला एंड बुमा रेंज एंड पतकई रेंज इन द चंगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये हमारा 2013 का जितना भी क्वेश्चन ज्योग्राफी का था हमने डिस्कस कर लिया। अब 2014 में देखते हैं, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। जो सीजनल रिवर्सल होता है विंड का, हम्म, किसका कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, मानसून क्लाइमेट को। किसको शो करता है, मानसून क्लाइमेट को। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड मानसून क्लाइमेट को शो करता है। मानसून क्लाइमेट इज अ टाइप ऑफ वेदर वेयर इट इज रेन्स अ लॉट। फॉन्ट कहाँ होता है, इंडिया हो गया, साउथ ईस्ट अफ्रीका हो गया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। गिनिया कोस्ट हो गया, वेस्ट अफ्रीका, पैसिफिक कोस्ट ऑफ कोलंबिया। रीजनल रिवर्सल ऑफ विंड along with the altering intervals of rainfalls and drought define the monsoon climate, या मानसून क्लाइमेट को डिफाइन करता है, ठीक है। उस समय सेकंड क्या बोला है, which of the following phenomena might have influenced the evolution of organism, might have influenced the evolution of organism। देखो दोनों किया है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी हमने वैगनर वाला पढ़ा था, ग्लेशियर ग्लेशियर साइकिल भी कहीं ना कहीं इवोल्यूशन, ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन पे एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। फैक्टर दैट माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, evolution might have influenced by the movement of some animal due to continental drift, while the other must have become stranded in one location। अगर तो कोई डिस्टिंक्टिव प्रिमेटिव्स बेसिकली हमें जो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिले हैं, साउथ अमेरिका में देखने को मिले हैं, वह एक काफी अच्छा एग्जांपल शो करते हैं इसका, ठीक है, कि कैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है उसकी वजह से इवोल्यूशन देखने को मिला है क्रिएचर्स में, ठीक है। फिर उसके बाद ग्लेशियल साइकिल, इससे भी माना जाता है साइंटिस्टों के द्वारा कि इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज में एक काफी वाइटल रोल प्ले किया है। आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो इंडिया में सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम है वो इसमें से किससे एसोसिएटेड है, टेरिस कल्टीवेशन, डिफोरेस्टेशन और ट्रॉपिकल क्लाइमेट। देखो जो इंडिया में सॉइल इरोजन है वो बस बेसिकली डिफोरेस्टेशन से एसोसिएटेड है। किससे, डिफोरेस्टेशन से एसोसिएटेड है। टेरिस फार्मिंग जो हमने वो वाला स्ट्रक्चर नहीं बताया था, कहाँ पे डिस्कस किया था, ये वाला, दिस इज टेरिस फार्मिंग ना। यहाँ पे आपने देखा था कि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर रहा है ना, ना कि सॉइल इरोजन को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा सॉइल इरोजन को ये प्रिवेंट करता है, ना कि ये प्रॉब्लम है सॉइल इरोजन का। तो पहला हमारा तो गलत हो गया। ट्रॉपिकल क्लाइमेट इससे कैसे एसोसिएटेड है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये सॉइल इरोजन से एसोसिएटेड नहीं है, ये भी हमारा गलत होगा। तो बी विल बी द राइट आंसर। देखो पहला इनकरेक्ट है क्योंकि टेरेसिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग नियरली लेवल एरिया इन हिल साइड एरियाज प्रोटेक्टेड फ्रॉम सॉइल इरोजन, इरोजन से प्रोटेक्ट करता है कि ना कि सॉइल इरोजन को प्रमोट करता है, ठीक है। दूसरा हमारा करेक्ट था। तीसरा
देखो डिफोरेस्टेशन होता है, हाँ डिफोरेस्टेशन में क्या होता है, सॉइल को जैसे सॉइल ट्रीज क्या होते हैं, सॉइल को बाइंड करके रखे रहते हैं ना, बाइंड करके रखे रहते हैं। अगर उसका डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो उसका मतलब बाइंडिंग खुल जाएगा, तो फिर उसके बाद जब रन ऑफ होगा वाटर का, तो ऑब्वियसली सॉइल इरोजन होगा। तो उसी की बात कर रहा है, ठीक है। थर्ड वाला इनकरेक्ट था। इन द ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट पीपल आर मेनली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, क्रॉप ग्रोइंग, राइस, व्हीट, पल्सेस हो गया, कॉटन, जूट, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉफी, टी, वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सॉइल बाइंड ही होता है, सॉइल बाइंड रहता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन कम होता है बेसिकली। तो ये भी हमारा गलत ही है, थर्ड वाला, दूसरा वाला बस सही था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, पेयर्स दे रखा है, हमें बताना है कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड है। रीजन दे रखा है, वेल नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, ये रीजन दे रखा है और इसमें किस लिए प्रोडक्शन की, किस प्रोडक्शन के लिए वेल नोन है बेसिकली, उसको हमें बताना है, ठीक है। बोला है किन्नूर अरेका नट, किन्नूर अरेका नट, नहीं जी, ये बेसिकली एप्पल्स के लिए फेमस है, ठीक है। किसके लिए फेमस है, एप्पल्स के लिए। अरेका नट हमने देखा ना कि जो सदर्न इंडिया जैसे केरल हो गया, कर्नाटका हो गया, असम वगैरह हो गया, उड़ीसा वगैरह हो गया, यहाँ पे जहाँ पे लेटेराइट सॉइल था बेसिकली, इन सब एरियाज में हमें प्रोडक्शन इसका देखने को मिलता है। मेवट, मैंगो, बोला मेवट जो रीजन है बेसिकली मैंगो के लिए फेमस है। देखो मेवट एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, किसके लिए, यहाँ पे एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंट लेवल का होता है और एग्रो बेस्ड जितने भी एक्टिविटीज होती हैं वो यहाँ पे देखने को मिलता है, मैंगो और नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। मैंगो हमें जनरली कहाँ पे देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, ठीक है, यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। कोरमंडल सोयाबीन, कोरमंडल सोयाबीन, देखो कोरमंडल बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये सारी एरियाज होते हैं, तो यहाँ पे राइस की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, राइस की प्रोडक्शन होगी, फिर उसके बाद पल्सेस हो गए, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है। बट अगर सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन मेनली हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो तो डी विल विद राइट आंसर, क्योंकि हमारा कुछ भी हमसे नहीं है, ठीक है, सब गलत है। फर्स्ट इनकरेक्ट है, किन्नूर मोस्टली फेमस फॉर एप्पल्स के लिए फेमस है, ठीक है। अरेका नट्स हमें कर्नाटका में देखने को मिलता है, केरला में देखने को मिलता है, असम में देखने को मिलता है। दूसरा मेवत जो था बेसिकली किसके लिए फेमस है, एग्रीकल्चर अलॉन्ग विथ एलाइड एंड एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज के लिए। हाँ मैंगो के लिए फेमस नहीं है, मैंगो कहाँ पे ग्रो होता है, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, कर्नाटका में देखने को मिलता है। थर्ड हमारा इनकरेक्ट था, क्योंकि कोरमंडल कॉस्ट जो है बेसिकली मेजर प्रोडक्शन करता है राइस का, पल्सेस का, शुगर केन का, ठीक है, कॉटन हो गया, पीनट्स हो गया। और जो सोयाबीन है हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। दे कंट्रीब्यूट अबाउट 89% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश लगभग 89% बेसिकली सोयाबीन के प्रोडक्शन को इंश्योर करते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग टाउन्स इन इंडिया, विच ऑफ द अबव आर फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ी एंड फैब्रिक्स, इनमें से कौन सा ट्रेडिशनली फेमस है, किसके लिए, साड़ी और फैब्रिक्स के लिए। तो देखो यार इसमें तो काफी, इसको आपको पता है तो पता है, चंदेरी हो गया, कांचीपुरम हो गया, ये दोनों कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल साड़ी एंड फैब्रिक्स के लिए फेमस है, ठीक है, चंदेरी एंड कांचीपुरम। भद्राचलम और करनाल नॉट फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ी एंड फैब्रिक। चांदीपुरम चंदेरी साड़ीज आर ट्रेडिशनल साड़ी मेड इन चंदेरी मध्य प्रदेश इंडिया, यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो चंदेरी वहाँ पे बेसिकली देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद कांचीपुरम तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इफ यू ट्रेवल थ्रू द हिमालयाज यू आर लाइकली टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर नेचुरली ग्रोइंग देयर, ठीक है, इनमें से कौन सा प्लांट नेचुरली ग्रो करता है, अगर हम हिमालयन रीजन में जाते हैं वहां पे देखते हैं तो ओक देखने को मिलता है, जी हाँ, फर्स्ट सही है हमारा। सेकंड क्या बोल रहा है, रोडेडेंड्रन, रोडेडेंड्रन ट्री बेसिकली हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जी हाँ ये भी हमारा सही है। सैंडलवुड, देखो ये मानसून फॉरेस्ट से एसोसिएटेड है, ठीक है, ये मानसून फॉरेस्ट से एसोसिएटेड है, ये हमें बेसिकली सदर्न इंडिया में देखने को मिलता है, तो ये हमारा गलत होगा, फर्स्ट एंड सेकंड सही होगा। देखो थर्ड वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि सैंडलवुड आर फाउंड इन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट, मानसून फॉरेस्ट विच आर पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, डेक्कन प्लाटू, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, सदर्न इंडिया में बस नहीं है, सॉरी उसको गलत हो गया, वेस्टर्न घाट में हमें देखने को मिलता है, डेक्कन प्लाटू में देखने को मिलता है, उसको नॉर्दर्न प्लेन्स में भी देखने को मिलते हैं, बट हिमालयन रीजन में हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। विथ रेफरेंस टू चंगपा, चंगपा कम्युनिटी ऑफ इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, इनमें से जो स्टेटमेंट बेसिकली दे रखा है इनमें से कौन सा सही है। ये बोल रहा है दे लिव मेनली इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड,
बोल रहा है जो ये चंगपा बेसिकली कम्युनिटी है, या स्टेट ऑफ उत्तराखंड में हमें देखने को मिलती है, यह गलत है। ये हमें लद्दाख में देखने को मिलती है, ठीक है, ये हमें लद्दाख में देखने को मिलती है, जो कोल्ड रीजन, बेसिकली कोल्ड रीजन ऑफ लद्दाख, वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं कम्युनिटी। तो पहला हमारा गलत हो गया, तो इसको यहाँ से हटाओ, इसको हटाओ। दूसरा क्या बोला, द रेयर द पश्मीना गोट दैट यील्ड फाइन वूल, पश्मीना गोट को कहीं ना कहीं रेयर करते हैं, जी हाँ ये हमारा सही है, उससे ऊल को निकाला जाता है, ऊन वगैरह जो होता है बेसिकली। थर्ड बोला है दे आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, ये शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में आते हैं, जी हाँ ये भी हमारा सही है, तो बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि जो चंगपा है सेमी नोमेडिक पीपल है, बेसिकली कहाँ पे देखने को मिलते हैं, लद्दाख रीजन में, कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख है वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। सेकेंड हमारा करेक्ट है, दे रेज्ड फॉर अल्ट्रा फाइन कैश्मीर वूल, ठीक है, कैश्मीर वूल के लिए उसे रेज करते हैं बेसिकली, जो गोट वगैरह होते हैं, ऑल्सो नोन एज पश्मीना वंस वुवेन, कब जाना पश्मीना के नाम से भी जानते हैं इसको, जब उसकी बुनाई वगैरह हो जाती है, ठीक है। थर्ड हमारा करेक्ट है, क्योंकि 1989 में चंगपा को डिक्लेयर कर दिया गया था एज ए शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स, बोला सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है, इनमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है। इंडिया में कहाँ कोरल रीफ देखने को मिलते हैं, अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलता है, जी हाँ यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ में देखने को मिलते हैं, गुजरात वाले रीजन में, जी हाँ यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। गल्फ ऑफ मन्नार, जी हाँ ये कोरल रीफ्स के लिए, सीवीड हो गया, सी ग्रास वगैरह के लिए भी फेमस है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। सुंदरबन में कोरल रीफ्स नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है, सुंदरबन में हमें नहीं देखने को मिलता है, ये विल बी द राइट आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हो, अरेबियन सी में ये वाला पार्ट हो गया, रन ऑफ कच्छ हो गया, लक्षद्वीप में हमें देखने को मिलता है, गल्फ ऑफ मन्नार में देखने को मिलते हैं, फिर अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सुंदरबन में नहीं देखने को मिलता है। सुंदरबन इज द लार्जेस्ट डेल्टाइक रीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड इनकम्पास ओवर हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड, हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड यहाँ पे देखने को मिलते हैं, विथ अ मेज ऑफ इन्यूमरेबल रिवर्स, रिवुलेट्स हो गया, क्रीक, बट डज नॉट हैव एनी कोरल रीफ्स, यहाँ पे कोरल रीफ्स देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये वाला एरिया की बात कर रहा था सुंदरबन, दिस रीजन, ठीक है। अब यार ये तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स दे रखा है, हमें बताना है विच ऑफ द अबव पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। नेशनल हाईवे दे रखा, सिटी इज कनेक्टेड टू NH4 चेन्नई एंड हैदराबाद, NH6 मुंबई एंड कोलकाता, NH15 एंड अहमदाबाद एंड जोधपुर, तीनों गलत है। अभी देखते हैं इस यह किससे किससे एसोसिएटेड है। देखो NH4 किससे, मायाबंदर टू पोर्ट ब्लेयर, NH6 जोरबत सीलिंग मेघालय तो मिजोरम, ठीक है, NH15 बायहाट असम में, वकरो अरुणाचल प्रदेश में, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड सेपरेट करता है एक दूसरे से जिससे 10 डिग्री चैनल से, इसमें से बताना है हमें कौन सा है, बताओ। अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार है, देखो ये 10 डिग्री चैनल है ना, ये हमारा अंडमान हो गया, निकोबार हो गया, ठीक है। इतना याद रखो कि ये जो लिटिल अंडमान है और कार निकोबार है, बेसिकली इसको सेपरेट करता है, ठीक है, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, बाद में ही पूछ दिया, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स देखा हमें बताना विच ऑफ द एबव पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, जी हाँ ये मिजोरम में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ये मिजोरम में है। गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम में है, नहीं है, गलत है, कहाँ पे है, त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरा में हमें गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलता है, ये गलत है। सारामती पीक नागालैंड में है, जी हाँ सारामती पीक नागालैंड में है। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में, सारामती पीक नागालैंड में है, तो सी विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हो ये डंपा टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे है, यहाँ पे है, मिजोरम में, ठीक है। त्रिपुरा में है क्या हमारा, गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे थर्ड नंबर, ये है गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देख सकते हो आप यहाँ पे, गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन त्रिपुरा में। सेंचुरी इज प्लेस फॉर मेनी एलिमेंट्स लाइक एलिफेंट्स हो गया, सांबर हो गया, बुफेलो हो गया, यापिंग डियर हो गया, वाइल्ड कोट हो गया, न्यूमरस मोर, उसके अलावा भी बहुत सारे स्पीसीज हमें देखने को मिलती है। साबरमती पीक हमें नागालैंड साइड स्टेट्स में देखने को मिलता है, एंड इट इज वन ऑफ द अल्ट्रा प्रोमिनेंट पीक है
साउथ ईस्ट एशिया का अगर हम देखें तो इट फॉर्म ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। साबरमती पीक क्या होता है, ये नेचुरल बाउंड्री को फॉर्म करता है किसके किसके बीच में, इंडिया एंड म्यांमार के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, कंसीडर फॉलोइंग रिवर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एबव फ्लो थ्रू द अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कौन सा अरुणाचल प्रदेश के थ्रू फ्लो करता है, ठीक है, कौन सा अरुणाचल प्रदेश के थ्रू फ्लो करता है। बराक हो गया, लोहित हो गया, सुबनसिरी हो गया, तीनों दिया है, बताओ कौन सा होगा। बराक नहीं होगा, बराक नहीं होगा, लोहित होगा, सुबनसिरी होगा, ठीक है। दूसरा तीसरा सही है हमारा। आप देख सकते हो बराक कहाँ पे है, बराक यहाँ पे है, देखो बराक यहाँ से फ्लो करता है, ठीक है। सुबनसिरी हो गया, लोहित हो गया, दोनों यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करते हैं, ठीक है। बराक रिवर इज द वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ साउथ असम का, एक मेजर रिवर साउथ असम का पार्ट है किसका, सुरमा मेघना रिवर सिस्टम का, सुरमा मेघना रिवर सिस्टम का पार्ट है। कहाँ कहाँ से फ्लो करता है, मणिपुर से, नागालैंड से, मिजोरम से, असम से, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करता है वाटर को। लोहित ब्रह्मपुत्र रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है, हमें देखने को मिलता है कि अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करता है, ठीक है। थर्ड थर्ड हमारा करेक्ट था, क्योंकि रिवर ब्रह्मपुत्र जो बेसिकली कौन सा रिवर था, सुबनसिरी, हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। और ट्रिब्यूटरी है, बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसका, रिवर ब्रह्मपुत्र का। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स दे हिल्स दे रखा है, रीजन देख रखा है, ठीक है। और बताना क्या है, विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। कार्डमम हिल, कोरोमंडल कॉस्ट, बोल रहा है कार्डमम हिल जो बेसिकली है वह कोरोमंडल कॉस्ट पे हमें देखने को मिलता है, जी नहीं, ये हमारा गलत है, ठीक है। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, केरला में, एंड द साउथ वेस्ट तमिलनाडु है, वहां पे हमें देखने को मिलता है कार्डमम हिल, ठीक है। कैमूर हिल, कोनकन कॉस्ट, बोला कोनकन कॉस्ट पे बेसिकली हमें कैमूर हिल देखने को मिलता है, बताओ कहाँ पे देखने को मिलता है। ये हमें कोनकन कॉस्ट कहाँ है, कोनकन कॉस्ट इधर है ना, बेसिकली ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। जो आपका कौन सा, जो आपका मध्य प्रदेश है, ईस्टर्न मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इस रीजन में हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, कैमूर हिल, ठीक है। तो कोनकन कॉस्ट नहीं होगा, बेसिकली गलत हो गया। महादेव हिल, सेंट्रल इंडिया, जी हाँ हमारा सही है, महादेव हमें सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलता है, हम आगे लोकेशन को देखेंगे एग्जैक्टली कहाँ कहाँ है, ठीक है। मिकीर हिल, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जी हाँ ये भी हमारा सही है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो सी विल विद राइट आंसर, ठीक है। देखो कैमूर रेंज बोला था कि कौन कौन कॉस्ट पे है, देखो यहाँ पे है सेंट्रल इंडिया में, बेसिकली उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, ईस्टर्न मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इस सब रीजन में हमें कैमूर रेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा फर्स्ट ये वाला गलत था, ठीक है, तो ये सेंट्रल इंडिया में है। फिर उसके बाद महादेव हिल बताया था कि कहाँ पे है, सेंट्रल इंडिया में, तो ये हमारा सही था, ठीक है। फिर उसके बाद आप कार्डमम हिल देखो, कार्डमम केरला में देखने को मिल रहा है ना, जो साउथ वेस्टर्न बेसिकली तमिलनाडु, वहां पे देखने को मिल रहा है। कौन कौन कॉस्ट ये हो गया, कोरोमंडल कॉस्ट ये हो गया, ठीक है। कोरोमंडल कॉस्ट हो गया, तो हमारा गलत हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे है। और इसके बाद मिकीर हिल देखने को मिला था कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, देखो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है बेसिकली हमारा, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो इसका, तीसरा चौथा सही है। इसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मैंने लोकेशन एक्जैक्टली शो कर दिया ना कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, टर्की कहाँ लोकेटेड है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में, ब्लैक सी मेडिटेरियन सी के बीच में, गल्फ ऑफ स्वेज और मेडिटेरियन सी के बीच में, गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी के बीच में, बताओ कहाँ पे। ये हमें देखने को मिलता है ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी के बीच में, ठीक है। ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज टर्की, वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे ब्लैक सी है, ये मेडिटेरियन सी है, इसके दो बीच में दोनों को देखने को मिलता है, ठीक है। अंकारा इसका कैपिटल, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ फॉलोइंग सिटीज इन साउथ ईस्ट एशिया एज वन प्रोसीड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर आप नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहे हो, कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया में, इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होगा अगर हम सिटीज को उसमें देखें तो, ठीक है। साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहे हो, देखो पहले जब साउथ से नॉर्थ की ओर जाओगे ना, तो पहले हमें जकार्ता देखने को मिलेगा, जकार्ता, फिर उसके बाद सिंगापुर, तो तीसरा पहले होगा, फिर सिंगापुर होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, बैंकॉक होगा, ठीक है। बैंकॉक होगा, फिर उसके बाद हनोई होगा, दूसरा चौथा पहला दूसरा, दूसरा तीसरा चौथा पहला दूसरा, सी विल बी द राइट आंसर। एक्चुअली एक मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पे मैंने एक्चुअली मैप को ऐड ऑन नहीं किया है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। आई विल इंश्योर कि आगे से सारी चीज़ें ना हो। तो अगर आप इसके सीक्वेंस को देखो तो सिटीज़ के सीक्वेंस को जकार्ता पहले आपको देखने को मिलेगा, फिर सिंगापुर देखने को मिलेगा, बैंकॉक देखने को मिलेगा, फिर हनोई देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये हमारा बेसिकली 2014 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।